हाँ, तो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र भारत की राजनीति वाली जो बुक है अपनी, उसका चैप्टर 3 अपने बहुत शानदार तरीके से पढ़ लिया था। आज अपना शॉर्ट नोट्स का वीडियो है और इसके अंदर जो केरल मॉडल है, स्टूडेंट्स ने कुछ कमेंट किया था, बहुत अच्छा लगता है ऐसे कोई छोटी मोटी बातें जो कमेंट करते हो आप, इससे लगता है कि वाकई आप मेरे साथ के साथ नोट्स बना रहे हो, तभी आपको इस चीज़ को पता चल रहा है कि क्या चीज़ छोड़ा है मैंने। छोटा सा टॉपिक है, मैंने आपको बिल्कुल आज के इस नोट्स में उसको भी ऐड कर दिया है, केरल मॉडल, ठीक है, उसको अपन पढ़ लेंगे अच्छे से, इसको बहुत अच्छे से उतार लेना है, टू द पॉइंट, जैसा मैं बनाता हूँ ना स्ट्रक्चर ऐसा बनाना, ताकि शॉर्ट में बड़ी बात है, क्या गागर में सागर, तो गागर में सागर भरने वाली ये चीज़ें होती है। आज का वीडियो जो भी शॉर्ट नोट्स का वीडियो होता है पूरा चैप्टर्स में कवर होता है और मेरे साथ के साथ आपको फिर उतारना है, बार बार उतारना है ताकि रिविजन होता रहेगा। और जैसे आपका संडे को टेस्ट होने वाला तो अच्छे मार्क्स आएंगे फिर इससे, ठीक है। देखते हैं, अपन ने बात की थी उड़ीसा की, उड़ीसा सरकार, वहाँ पर उड़ीसा के अंदर मैंने कहा था कि वहाँ पर आयरन ओर के बड़े भंडार है, लोहे के बहुत ज़्यादा भंडार है वहाँ पर। तो फिर वहाँ की 4 बातें हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम आई थी। उड़ीसा गवर्नमेंट कुछ और चाह रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और चाह रही थी, वहाँ के जो ट्राइबल लोग थे, आदिवासी जो लोग थे वो कुछ अलग चाह रहे थे, इन्वायरमेंटल तो जो लोग थे, इन्वायरमेंटलिस्ट जो लोग थे यानी जो पर्यावरणविद लोग थे वो कुछ अलग चाह रहे थे। चारों बातें आपको बस हेडिंग लिखनी है, बाकी दिमाग में आपको पता ही है कि उड़ीसा सरकार तो चाहती थी कि ये प्लांट लगे ताकि लोगों को रोजगार एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जबकि आदिवासी चाहते थे कि नहीं, क्योंकि वो उनकी रोजी रोटी थी। उन्होंने सोचा कि अगर फैक्ट्रियाँ लग गई तो बड़ी बड़ी मशीन लग जाएगी, हमारे घर बार यहाँ से हमें भागना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। पर्यावरण में ये सोच रहे थे कि यहाँ फैक्ट्रियाँ वगैरह लग जाएगी तो इससे जो यहाँ के जीव जंतु है या फिर हमारा इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब होगा, ठीक है, या फिर प्रदूषित होगा। केंद्र सरकार चाहती थी, क्योंकि फाइनल अब हाँ करने वाली कौन थी? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि अगर हमने यहाँ पर हाँ नहीं करी, यहाँ प्लांट लगाने की अगर यस नहीं किया तो फिर एक देश में गलत मैसेज जाएगा, एक बैड एग्जाम्पल होगा ये कि इतनी बड़ी सरकारें और इतना अच्छा प्लान था फिर भी गवर्नमेंट ने ना कह दिया। तो ये सब 3-4 कारण इसमें मैंने लिखे हैं, वो अपने बात कर ली थी। तो 4 मैंने सिर्फ हेडिंग लिखी, आप समझ जाना, बस यार बातें लिखने की जरूरत नहीं होती, शॉर्ट नोट्स में सिर्फ हेडिंग होती है, बस दिमाग क्लिक कर लेना है। फिर अपने बढ़ा था योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन मैंने कहा था कि 15 मार्च 1950 को ये बना था। ये सिर्फ एक एडवाइजरी है, इंस्टीट्यूट है, मतलब एक सलाहकारी संस्था है, सिर्फ इसका काम एडवाइस करने का है, बाकी और कोई इसका काम नहीं है। और फिर मैं लिख दिया इसका अध्यक्ष या चेयरमैन वो PM होता है। हालांकि उस टाइम की बात की पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले अध्यक्ष थे या पहले चेयरमैन थे। उपाध्यक्ष उस टाइम की बात करें गुलजारीलाल नंदा थे, वाइस चेयरमैन गुलजारीलाल नंदा थे। तो बस ये, हालांकि ये दोनों ही आपके क्वेश्चन नहीं भी पूछे जा सकते, लेकिन मैंने ऐसे नॉलेज करवा दिया था। और डिटेल में जाना तो आपको पता है, मैंने शानदार वीडियो बना रखा था, लेकिन फिर भी मोटा मोटी अपन को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर अपन देखा था कि योजना आयोग फिनिश हो गया, मतलब इसको बंद करके नीति आयोग बना दिया गया। और नीति आयोग के बारे में मैंने आपको लिखवा दिया था, नीति आयोग जो बना था 1 जनवरी 2015 को स्टैब्लिश हो गया था, वो सब बात है। फिर ये जो योजना आयोग है जो बना हुआ था पहले, वो पंचवर्षीय योजनाएं 5 ईयर प्लान बनाता था, आपको बताइए, योजनाओं बनाने का काम था उसका बेसिकली, ये अपने पढ़ा था। और बेसिकली अपने 3 जो आपके कोर्स के अंदर 5 ईयर प्लान है, पंचवर्षीय योजनाएँ हैं। 1 अप्रैल से लेके 30 मार्च 1951, यानी कि 1 अप्रैल 1951 से लेके 30 मार्च 5 साल जोड़ लो इसमें, 56 तक ये पहली पंचवर्षीय योजना थी। सबसे बड़ी बात क्या कि पहली पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए, 1 अप्रैल 1951 से 30 मार्च 1956, 5 साल जोड़ लो। उसके बाद में इसकी मेन चीज़ ये थी कि इसमें मैंने कहा था केंद्र राज्य, मैंने इनका भी इसके अंदर योगदान है, ये भी 1 मार्क्स में आ सकता है, इनका भी इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इनका कॉन्ट्रीब्यूट इनका। प्लस फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें किस पर जोर दिया गया, तो कृषि एग्रीकल्चर पर ज़्यादा जोर दिया गया था, ये मैंने आपको बता दिया था। फिर मैंने सेकंड बात की थी, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो 1956 से, यानी कि 1 अप्रैल तो फिक्स है, इधर 30 मार्च फिक्स है, बस ईयर याद होना चाहिए। 51, 56 है, 61 और 61 से 66, ये 5 साल की टाइम पीरियड था इनका। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, टाइम पीरियड लिख दिया अपन ने, इसका जो मेन कहा जाता है, मेन जो कंट्रीब्यूट जिनका था वो था PC महालनोबिस। और PC महालनोबिस को इनका एक तरीके से क्या बोलते हैं कि पूरी की पूरी प्लानिंग देने वाला बंदा माना जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और इस दूसरी के अंदर इंडस्ट्री पे ज़्यादा जोर दिया गया था, ठीक है, उस पर तो एग्रीकल्चर पे, इसमें इंडस्ट्री पे यानी उद्योगों पे। ये बेसिकली आपके जो कोर्स में उतनी बातें पढ़ेंगे, हालांकि और ज़्यादा मैंने कहा था अगर पंचवर्षीय योजना की डिटेल पढ़नी है तो अपने इकोनॉमी पढ़ेंगे 12th वाली, उसका चैप्टर 2 है, उसमें आपको और डिटेल में पढ़ लेना, लेकिन अभी इस चैप्टर में जो वही पढ़ेंगे, ये बात है, ठीक है। और फिर हाँ, फिर मेन कंट्रोवर्सीज की बात की जाए, मुख्य विवादों की बात की जाए, तो बेसिकली 2 विवाद अपने पढ़े थे इस चैप्टर में। और वो 2 विवाद थे, एक तो कृषि बनाम उद्योग, एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री, और सेकंड था निजी क्षेत्र वर्सेस सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर। हाँ, ये रहा
पब्लिक सेक्टर। ये दो मेनली विवाद चले थे और इसके बारे में अपन ने बहुत कुछ पढ़ा था, ठीक है, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर इसी से अच्छा एक बात और थी इन्हीं में कि चौधरी चरण सिंह जी के बारे में भी एक बात लिखी हुई थी कि चौधरी चरण सिंह वैसे तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी रहे, 6 महीने तक रहे। वो बात थी, मैंने लोकसभा वाली बात बताई थी इनके बारे में कि ये ऐसे PM है जो लोग जिन्होंने लोकसभा के अंदर एक दिन में नहीं गया, ऐसा मान लो कि लोकसभा में पैर नहीं रखा, ये ऐसे PM थे। और ये एक्चुअल में वैसे कांग्रेस पार्टी से थे, लेकिन बाद में इन्होंने भारतीय लोकदल पार्टी एक अलग पार्टी बनाई थी, भारतीय लोकदल। तो यहाँ से 1 मार्क्स में क्वेश्चन पक्का बन जाता है कि भारतीय लोकदल पार्टी के फाउंडर या संस्थापक कौन है, तो वो चौधरी चरण सिंह है। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली 1 मार्क्स में बन जाता है, तो वो मैंने लिख दिया आपके, ठीक है। नेक्स्ट की मैं अगर बात करूँ तो एक्चुअल में आपको पता है कि जब हम आज़ाद हुए, हमारे स्वतंत्र जब हुए, उस आज़ादी के टाइम पर हमारे देश में या फिर ऐसा मान लो कि वर्ल्ड में, संसार में 2 मॉडल चला करते थे किसी भी देश में डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। और वो 2 थे, उदारवादी पूंजीवादी मॉडल यानी कि लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल, दूसरा समाजवादी या सोशलिस्ट मॉडल, है ना, समाजवादी मॉडल या फिर सोशलिस्ट मॉडल। ये दोनों मॉडल चलते थे तो सभी इन एक दूसरे की कॉपी करता था हर देश, किसी में ये चलता था, किसी में ये देश में, किसी में ये चलता था। लेकिन भारत ने ना तो इसका यूज़ किया ना इसका यूज़ किया, दोनों का थोड़ा थोड़ा ले लिया अपने, जो अच्छा लगा थोड़ा, जो अच्छा लगा वो ले लिया। इसीलिए हमारी जो अर्थव्यवस्था के जो मॉडल हैं या फिर हमारे डेवलपमेंट का जो मॉडल है उसको मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल बोला जाता है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बोला जाता है, या फिर हमारे देश में यूज़ होने वाला जो मॉडल है विकास का वो मिक्स इकोनॉमी मॉडल या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल के नाम से जाना जाता है। मतलब परफेक्टली आपका रिवीजन, अगर मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हो ना तो ये पूरा चैप्टर आपका रिकॉल हो रहा होगा अगर मेरे साथ में सुन रहे हो तो, वरना जिसने चैप्टर मेरे साथ में नहीं पढ़ा तो फिर वो तो बैठे बैठे आँखें काटो चाहे, उनको समझ में नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन ये भी अपन ने पढ़ा था कि भारत जब स्टार्टिंग में हमने डेवलपमेंट की बात शुरू करी तो हमने क्या क्या ऐसी रणनीतियाँ बनाई, ऐसे कौन कौन स्ट्रैटेजी बनाई अपन ने डेवलपमेंट के लिए इंडिया ने स्टार्टिंग में। तो वो 5 ईयर प्लान वाली तो बातें थी। उसके बाद में हमने कुछ इम्प्लीमेंट धरातल पे, मतलब अर्थ पर कुछ करना शुरू किया। तो बेसिकली एक तो हमने किया था आर्थिक विकास की बुनियाद, जो मैंने हेडिंग लिखवाई था, वो इसके बारे में हालांकि अपने डिटेल से लिखा था, लेकिन हेडिंग का पता है तो आप दिमाग में उसको रिकॉल कर लोगे, यानी कि द फाउंडेशन फॉर इकोनॉमी। दूसरा भूमि सुधार की बात की थी अपन ने, है ना, लैंड रिफॉर्म्स पढ़ा था अपन ने कि लोगों के पास में 500-400 बीघा ज़मीन हुआ करती थी, लेकिन और किसी के पास में छोटे छोटे टुकड़े हुआ करते थे, उनको सबको मर्ज कर दिया कि एक इकट्ठी ज़मीन बना देता है, किसान आराम से खेती बाड़ी कर सके। ये सब काफ़ी लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे। बेफिजुल में जो टैक्सेस वगैरह लगाते राजा महाराजा, जो ज़मींदारी वाला सिस्टम, उसको भी रोक लगा दिया। काफ़ी सारा लैंड रिफॉर्म इसमें किया गया था, ठीक है। और तीसरा हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन, जिसको अपन गेहूँ क्रांति या व्हीट रेवोल्यूशन भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस टाइम पर गेहूँ की जो खेती है पैदावार ज़्यादा हुई थी, या फिर जो व्हीट प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हुआ था, इसलिए इसका नाम सेम वही है। पहले हम आपको बताइए जब हमारे देश में गेहूं की कमी पड़ी तो हम USA से गेहूं लाया करते थे, तो USA हमारे ऊपर कहते हैं ना इनडायरेक्टली हमारे ऊपर दबाव डालता था, और ऐसी अदर कंट्री के अंदर हमारी बेइज्जत करता था कि आपके लिए तो खाने के लिए दाने में देता हूँ। तो इस वजह से हमने ये सब काम किया और बहुत अच्छी क्रांति हुई। आज देश की ऐसी कंडीशन है कि हम गेहूँ दूसरे देशों में बेचते भी हैं, हम इतना प्रोडक्शन गेहूँ का कर लेते हैं। तो वो पहले की बातें थी। तो ग्रीन रिवोल्यूशन का हमारे डेवलपमेंट में बहुत योगदान है। नेक्स्ट अपन अगर बात करें तो वो है खाद्य संकट। ये भी छोटा सा टॉपिक बीच में दे रखा था, जो आपको पता है मैंने कहा था फूड क्राइसिस, जो बिहार के अंदर बेसिकली हुआ था। बिहार के अंदर हालत ख़राब हो गई थी, 1960 के टाइम पीरियड की बात है। और फिर ये 2 साल में यहाँ पर बीच में अपन ने 60 के बाद में अपन ने 2 युद्ध भी झेले और अकाल बहुत पड़ गया था उस टाइम पर, तो बुरी हालत हुई। सबसे ज़्यादा जो हालत ख़राब हुई थी बिहार की हुई थी। पॉपुलेशन ज़्यादा थी, गरीबी और अकाल पड़ गया था, फिर मुश्किल बहुत हो गया था। 1956 का टाइम पीरियड और 92 साल ऐसा था, ये बिल्कुल बिल्कुल अकाल पड़ गया था, ड्रॉट था, कम्प्लीटली बारिश हुई नहीं थी, तो अन्न भी पैदा नहीं हुआ, तो बुरी हालत हो गई थी बिहार में। साथ ही साथ जो हमारी सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसने एक पॉलिसी और लगा रखी थी, आपको पता है, जोनिंग, ठीक है। जोनिंग बोल दो, चाहे हिंदी में इसको इलाका बंदी भी कहते हैं, कि जहाँ पर जो धान पैदा होता है उसी इलाके में रहेगा, उस इलाके से बाहर नहीं बेच सकते। या फिर ऐसा मान लो कि जिस राज्य में, जैसे कि पंजाब है, तो पंजाब में गेहूँ खूब होते थे, गेहूँ और चावल, लेकिन वो पंजाब से बाहर बेच नहीं सकते। गवर्नमेंट की पॉलिसी थी जोनिंग, इलाकाबंदी। तो अगर वहाँ से फिर नहीं बेचोगे तो उस टाइम पर ऐसा हो गया था कि सपोज एग्जाम्पल ले लो, पंजाब में अगर 500 रुपये क्विंटल के गेहूँ बिक रहे हैं पंजाब में, ठीक है, तो बिहार के अंदर ये 1500 या 1200 रुपये में बिक रहे थे। तो मतलब कारण क्या हुआ, क्योंकि बिहार के अंदर जो थोड़ा बहुत स्टोरेज था वही बिकेगा डबल ट्रिपल रेटों में।
अब यहाँ से पंजाब से गेहूँ ला के बेचने की परमिशन होती तो बिहार के लोग जो पहले से गेहूँ उनसे गेहूँ ले लेते या फिर उस टाइम खरीद लेते। हालांकि बाद में तो फिर भेजा गया था कैसे करके इंसान को मारते थोड़ी, लेकिन ये एक्चुअल में ये भी एक बड़ी समस्या थी। तो कहीं छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाए कि जब खाद्य संकट बिहार में होता तो सरकार ने कौन सी पॉलिसी या कौन सी नीति अपना रखी थी, तो वो थी जोनिंग, ठीक है। या फिर ऐसा आ सकता है कि जब बिहार में अकाल पड़ा, खाद्य संकट पड़ा, तो अकाल कब पड़ा, खाद्य संकट में अकाल किस टाइम पड़ा, तो 65 से 67, ठीक है। ये कुछ बातें छोटी मोटी क्वेश्चन आ सकते हैं। और उस टाइम पर हमने बेसिकली गेहूँ यूएसए वगैरह से लिए थे, ये उसी टाइम की बात है, क्योंकि हमारे पूरे देश में लगभग ऑलमोस्ट बारिश उस टाइम नहीं हुई थी और अकाल की कंडीशन, ड्रॉट की कंडीशन हो गई थी। ये भी छोटा मोटा समझ गया आप। फिर कुछ फैक्चुअल बातें हैं, मिल्क मैन वाली सब पढ़ा आपने। ये मिल्क मैन ऑफ इंडिया वो थे वर्गीस कुरियन या वर्गीस कुरियन, ये हमारे मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम जाने जाते हैं। और फिर ऑपरेशन फ्लड की बात की थी अपने। ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो 1970 में ग्रामीण विकास कार्यक्रम था ये ऑपरेशन फ्लड, जो एक तरीके से सिर्फ डेयरी प्रोग्राम नहीं था, काफ़ी लोगों को रोज़गार भी देता था, ठीक, गरीब किसानों के लिए इससे बहुत हेल्प हुई थी इससे। तो ऑपरेशन फ्लड की 2-3 बातें आपको इंपॉर्टेंट समझनी है। और क्या समझनी है कि ऑपरेशन फ्लड पहली बात तो कब हुआ, तो 1970 में एक बात हुई है। और ये कौन सा प्रोग्राम है, तो ये ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी पढ़ ली अपन ने। और फिर अपन बात करते हैं, हाँ, फिर जब नेहरू की डेथ हो गई थी उसके बाद में आपको पता इंदिरा गांधी नेता बन के उभरी थी। और इंदिरा गांधी ने आते आते क्या करा कि वैसे ही नेहरू ने भी खूब सारे प्राइवेटाइजेशन काम तो चल रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी ने तो और ज़्यादा चीज़ों को प्राइवेट बना दिया। जैसे कि 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया आते ही, 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज का मतलब है गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो बहुत ज़्यादा ऐसा काम किया कि प्राइवेट चीज़ों को गवर्नमेंट बना दिया, सरकारी बना दिया, सरकारी संपत्तियाँ बना दी। तो हालत देश की बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी। और हमारी जो इकोनॉमी है, जो 1950 से 80 के दशक में लगभग भारतीय जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है वो 3 से 3.5% डाउन चली गई। ये मैंने एरो बनाया है, इसका मतलब है डाउन चली गई थी हमारी, जो नेहरू के टाइम चला करती थी 7 से 8, यहाँ पर 3-3.5% डाउन चली गई थी हमारी इकोनॉमी इंदिरा गांधी के टाइम पर। हालांकि फाइनल लास्ट के अंदर फिर वापस थोड़ा बहुत प्राइवेटाइजेशन वापस किया गया, कुछ निजीकरण वापस किया तो थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन उतना सुधार नहीं हुआ, ठीक है। फिर आपने 2 टॉपिक ये पढ़े होंगे, वामपंथी लेफ्ट विंग और दक्षिणपंथी राइट विंग। मैंने आराम से दोनों को डेफिनेशन समझा रखी है, एक बार नॉर्मली इसको रिवीजन कर लोगे तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट थी। और ये केरल मॉडल है जो आपने सभी ने कहा था केरल मॉडल जरूर कराना, तो ये 1 मार्क्स में केरल मॉडल भी अगर आ जाए तो वो आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपने मेरे साथ में चैप्टर पढ़ लिया, टू द पॉइंट सारी बातें कवर हो जाती है। और हमेशा मैं इसीलिए 2-4 दिन बाद में शॉर्ट नोट्स का वीडियो डालता हूँ, ताकि आपका पूरा चैप्टर फिर से रिवीजन हो जाए। और कोई छोटी मोटी कोई भी चीज़ अगर रह गई तो अपने इसके अंदर ऐड कर देंगे, और भी कोई रह गई तो आपका जो वो टेस्ट होगा MCQs वाला, ऑब्जेक्टिव वाला, उसमें सारा कुछ उसमें आ जाता है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स के बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, नोट्स के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको, ठीक है। सब कुछ है इसमें। अगर आपको पता है पेपर NCERT बुक से बनता है और बुक के बाहर कुछ जाएगा नहीं, तो बुक के बाहर नहीं जाएगा तो अपने नोट्स के बाहर भी नहीं जाएगा, ठीक है। चलो केरल मॉडल की बात करते हैं। तो केरल में क्या था, देखो हर कोई क्या होता है, ये सोचता है कि किसी भी देश का अगर डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, तो बड़ी बड़ी परियोजनाएं लगाओ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाओ, या फिर बड़े बड़े उद्योग इंडस्ट्रीज लगाओ, तब डेवलपमेंट होगा। लेकिन केरल ने ऐसा नहीं किया। केरल ने बड़े बड़े उद्योग ना लगाकर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्री ना लगाकर, बड़े बड़े प्रोजेक्ट ना लगाकर, इन्होंने जो मेन फोकस किया वो किया एजुकेशन पर, गरीबी हटाने पर, कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिले और लोग शिक्षित कैसे। पहला सबसे बड़ा काम किया एजुकेशन। फिर हेल्थ, स्वास्थ्य। अगर हेल्थ आपकी ख़राब है तो फिर क्या मतलब है। और उस टाइम पर खेतीबाड़ी बहुत हुआ करती थी, तो इन्होंने लैंड रिफॉर्म के काम भी बहुत किए, भूमि सुधार के काम। इसलिए केरल का मॉडल रोल मॉडल बन गया सबकी नज़र में। इन्होंने बहुत शानदार काम किए, तभी आप देख सकते हैं आज पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा शिक्षित लगभग 100% ही मान लो, अब 99-98%, 100% लोग पढ़े लिखे हैं वो केरला के अंदर है, वेल एजुकेटेड है, शानदार सब कुछ एजुकेशन है, हेल्थ है, सब हॉस्पिटल, सब वेल फैसिलिटी है, सब लोग। और वहीं पर इसीलिए अपने पढ़ा भी था ज्योग्राफी के अंदर, वहाँ पर पॉपुलेशन भी डाउन है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, वो ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं फैलाते। बहुत अच्छा केरल आज वेल मतलब स्टेट है हमारे देश के अंदर, वो इसीलिए इस केरल मॉडल को पढ़ा जाता है। तो मैंने बहुत ही मेरे शब्दों में इसको अच्छे से लिख दिया, 1 मार्क्स में आई तो शानदार आंसर हो जाएगा कि केरल में विकास और नियोजन के लिए उद्योगों और बड़ी बड़ी परियोजनाएं ना लगाकर शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार,
कारगर खाद्य वितरण, कारगर खाद्य वितरण मतलब प्रॉपर तरीके से लोगों को फूड बांटना, जो गरीब हैं उनको खाद्य का वितरण किया गया। और गरीबी हटाओ या फिर गरीबी उन्मूलन, एक ही बात है, उस पर जोर दिया गया। इसी को केरल मॉडल कहते हैं। केरला मॉडल फॉर डेवलपमेंट एंड प्लानिंग इन केरला, एम्फेसिस was laid on education, health, land reforms, food distribution and poverty alleviation rather than, इनकी बजाय किनकी बजाय इंडस्ट्री इन्वेस्ट, इनकी बजाय ये काम किया गया rather than industry and big project, this is called केरल मॉडल। यानी कि इन्होंने इंडस्ट्री और बड़े प्रोजेक्ट ना लगाकर इन सब पर काम किया, इसी को हम केरल मॉडल कहते हैं या फिर केरल मॉडल के नाम से जानते हैं। तो ये प्रॉपर तरीके से शानदार चैप्टर ओवरऑल कंप्लीट है, अच्छे से रिवीजन कर लेना। और अब आपका संडे को जो टेस्ट होगा उसमें फुल मार्क्स आने चाहिए और सारे स्टूडेंट को प्रेजेंट रहना। लगभग 12 बजे ये टेस्ट आपका होगा। और भी कोई टेस्ट देना चाहता है जिसको NCERT पढ़ना हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, सबको आप ले आओ। इस बार का रिकॉर्ड 500 प्लस होना चाहिए लाइव का, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। मज़ा आ जाएगा, सभी आप मिलोगे। आप बताया करो, इन चीज़ों को शेयर किया करो कि भाई आओ टेस्ट देते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि आपको भी कंपटीशन में मज़ा आएगा, कौन कौन आंसर दे रहा है, क्या क्या मार्क्स आ रहे हैं, तो उससे एक मज़ा आता है, ठीक है। और मैं भी दुगनी जोश के साथ में, क्योंकि जब स्टूडेंट सामने ज़्यादा होता है ना, और पढ़ने का मन ज़्यादा करता है, ठीक है। रेस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ओके।